Hello students and welcome back to my channel. My name is Manisha. I am your biology educator and today we are going to study about meiosis. सेल डिवीजन हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने माइटोसिस पढ़ा था लास्ट क्लास में. अब उसके बाद जो सेकंड डिवीजन आता है वो होता है meiosis. सेल डिवीजन तीन टाइप के एक्चुअली डिवीजन में बटा होता है. फर्स्ट वन इज़ एमाइटोसिस जो बेसिकली और कुछ नहीं होता है, बस बाइनरी फिजन होता है. बिकॉज़ यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो सेल है वो सिंपली दो सेल में डिवाइड हो जाती है. उसमें कोई फेज़ नहीं होते हैं, कोई स्टेजेस नहीं होते हैं. सिंपली एक सेल होती है जो कि जिसमें साइटोप्लाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन होगा. बाइनरी फिजन हम पढ़ चुके हैं, अमीबा में हम देखते हैं. बहुत ही पेक्यूलियर एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन का और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा और सेल बीच में से टूट जाएगा. तो ये है बेसिकली बाइनरी फिजन जो कि हम एमाइटोसिस से रिफ़र करते हैं. सेकंड होता है माइटोसिस. ठीक है, सेकंड वाला माइटोसिस जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. एंड आज हम करेंगे थर्ड वन, meiosis. तो कितने तरह के हो गए सेल डिवीजन? एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड meiosis. एमाइटोसिस कुछ नहीं है, वो बाइनरी फिजन होता है, बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है. माइटोसिस एक जो पेरेंट सेल है उससे दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं, सेम टू सेम. ठीक है. एंड meiosis के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा अलग टाइप का प्रोसेस है. meiosis में हमें एक जो पेरेंट सेल है उससे चार डॉटर सेल्स मिलते हैं. ठीक है, चार डॉटर सेल्स हमें मिलेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे. माइटोसिस में हमने देखा था कि हमें 2 डॉटर सेल्स मिले थे जो कि हैप्लॉइड थे. बट यहाँ पे क्या होगा, चार तरह के डॉटर सेल्स मिलेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे और आइडेंटिकल नहीं होंगे. दीज आर नॉट आइडेंटिकल सेल्स. तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. एंड meiosis बेसिकली जो जर्म सेल्स होती हैं या सेक्सुअल सेल्स होती हैं उनके अंदर, जर्मिनल सेल्स के अंदर मिलता है. माइटोसिस सोमैटिक सेल्स के अंदर मिलता है. जो जर्मिनल सेल्स को छोड़ के बाकी सारी सेल्स होती हैं वो उनके अंदर मिलता है. ठीक है, चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं. meiosis इज़ अ डबल डिवीजन which occurs in a diploid cell and give rise to 4 haploid cells. यहाँ पे क्या होता है बेटा, meiosis जो है वो दो तरह के डिवीजन नहीं कहेंगे हम उसे, एक ही डिवीजन है जिसमें डबल डिवीजन हो रहा है, ड्यूअल डिवीजन. meiosis फर्स्ट और meiosis सेकंड अलग अलग कुछ नहीं है. अगर मैं meiosis की बात कर रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों की बात कर रही हूँ, बिकॉज वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, अलग से डिवीजन कोई नहीं हो रहा है. बट इसको हमने दो उसमें बांट दिया है क्योंकि फर्स्ट इसमें डिवीजन होता है, देन दोबारा से डिवीजन होता है. इस वजह से हम इसको meiosis फर्स्ट एंड meiosis सेकंड बोलते हैं. और एज अ रिजल्टेंट हमें क्या मिलते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं. दो तरह का इसमें होता है, 2 डिवीजन इसके अंदर रहते हैं, meiosis 1 एंड meiosis 2. meiosis 1 इज़ कॉल्ड हेटेरोटिपिक और रिडक्शन डिवीजन. meiosis 1 को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एंड उसके बाद डिवीजन होता है. meiosis 2 को हम क्या बोलते हैं, होमोटिपिक. दिस इज़ होमोटिपिक और इक्वेशनल. यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होता है बिकॉज meiosis फर्स्ट के बाद क्या होता है, हमारे पास जो इंटरफेज है उसमें क्या होता है, G1, S एंड G2 फेजेस. राइट, ये 3 तरह की फेजेस होती हैं हमारे पास. सेम वैसे ही होता है जैसे माइटोसिस में होता है. यहाँ पे इंटरफेज में G1 के अंदर जो जो चीज़ें होंगी, दैट इज़ जो भी हम सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो डुप्लीकेट होंगे, साइटोप्लाज्म कंडेंस होगा, उसका विस्कोसिटी बढ़ेगा. जो सारी चीज़ें हम माइटोसिस में पढ़ चुके हैं वो सब सेम ही है. बस यहाँ पे क्या होता है, G1, S, G2 के बाद आता है meiosis फर्स्ट. meiosis फर्स्ट में हमारे पास किस तरह से सेल्स होती हैं, इस तरह से. ठीक है, ये ओके. हमारे पास 2N4C है, ये ऐसे का ऐसे ही है. 2 बिकॉज सेंट्रोमियर 2 है, प्लॉइडी 2N रहेगी और क्रोमोसोम कितने हैं, 4 हैं. ठीक है, अब इसमें क्या क्या आएगा, प्रोफेज 1
मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, ये सारी चीज़ें चलेंगी। इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या होगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। इन सब के बाद होते होते क्या आएगा, हमारे पास कंडीशन वही रहेगी, ठीक है। ये जो होगी इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगी, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो 2 and 4C वाली कंडीशन ही रहेगी। अब जो यहाँ पे क्योंकि डिवीजन नहीं हुआ है, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुआ है, जो क्रोमेटिड्स हैं वो अलग नहीं हुए हैं, वो था 46 क्रोमोसोम के अंदर। यहाँ पे क्या होता है 23 पेयर्स होते हैं, पेयर्स मतलब डबल, जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो जाता है सेल्स में, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। इसके बाद ऐसी ही कंडीशन में ये मियोसिस सेकंड में जाएगा, बिकॉज अभी देखो यहाँ पे प्लॉइडी तो चेंज हुई नहीं है, जबकि प्लॉइडी हमें डबल नहीं चाहिए, हम यहाँ पे सब मैटर डबल हो गया, बट हमें डबल नहीं चाहिए, तो इसी वजह से हमें मियोसिस सेकंड की ज़रूरत पड़ती है। मियोसिस सेकंड में क्या होता है, हमारे पास सेल आया, वही सब चीज़ें होंगी, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड, बट यहाँ पे क्या नहीं होगा, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। ऑलरेडी हमारे पास डीएनए डबल है, तो हमें उसे रेप्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मियोसिस 1 के बाद भी हमारे पास डीएनए जो है वो डबल कंडीशन में रहता है, डबल कंटेंट रहता है उसका, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो इसी वजह से हमें मियोसिस सेकंड कराना पड़ता है। ये सारी स्टेजेस अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे बस मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसके बाद हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं, 4 न्यूक्लियाई या डॉटर सेल्स मिलते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन इक्वेजनल डिवीजन कहते हैं। फर्स्ट वाला रिडक्शन डिवीजन था एंड द सेकंड वन इज इक्वेजनल डिवीजन। और सेकंड जो डिवीज़न होगा वो विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा ही, क्योंकि वो कॉमन सेंस की बात है। हमारे पास मियोसिस फर्स्ट के बाद भी हमारे पास डीएनए जो थे वो डबल कंडीशन में ही थे, डिप्लॉयड ही थे। अब देखो ये मियोसिस फर्स्ट जो होते हैं वो बेसिकली 5 तरह की सब स्टेजेस में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट वन इज़ लैप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पकाइटिन एंड डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होगा, इसको हम इस वाले इंटरफेस जो थी इसमें, एक मिनट, ये वाला डायग्राम आप पहले देखो, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंटरफेस जो है हमारे पास वो मैंने आपको बताया सेम ही रहने वाला है, सेंट्रियोल्स रहेंगे, सेंट्रोस्फीयर या जिसके अंदर सेंट्रियोल रहते हैं, दोनों को मिला के सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपको क्रोमैटिन्स दिख रहे होंगे, क्रोमोसोम नहीं है, अभी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो क्रोमैटिन है, और न्यूक्लियोलस है, ये धीरे धीरे गायब होना शुरू होगा। तो पहले हम क्या किए थे, हमने प्रोफेज से मेटाफेज में आया था, तो यहाँ पे क्या हुआ था, एंड तक आने पर वही न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर प्लाज्म गायब हो जाता है, मतलब डिसअपियर हो जाता है। सेंट्रियोल्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, एंड और क्या होता है उसमें जो क्रोमेटिन्स होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यही पढ़ा था हमने माइटोसिस में, यहाँ भी सेम ही होगा, बट ये थोड़ी लॉन्ग स्टेज होती है, इसमें कुछ इवेंट्स अकर होते हैं। ये माइटोसिस में जो हुआ वो तो होता ही है, बट इसमें कुछ और इवेंट्स भी अकर होते हैं जो कि आगे जाके चेंजेस अकर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल सेल नहीं बनना है। अगर आइडेंटिकल सेल नहीं है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा। तो ये स्टेज जो होती है प्रोफेज 1, इसी को समझने वाला होता है, क्योंकि इसी में काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास कौन सा है, लैप्टोटीन। फर्स्ट स्टेज इज लैप्टोटीन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये ऐसे ही है, थ्रेड थे जो थोड़े से कंडेंस होना शुरू हो गए हैं, थोड़े लंबे लंबे धागों की तरह हमें दिखने लगे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, होगी नहीं बट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग्स होते हैं ये एक एंड पे आपको दिख रहा होगा, ये स्वैलन एंड बना लेते हैं, जैसे इस तरह से है तो ये कहीं कहीं से ऐसे मोटे हो जाते हैं, स्वॉलन एंड टाइप का बना लेते हैं। तो इसको हम उस स्टेज में क्या बोलते हैं, क्रोमोमेयर्स। अगर हमारे पास जो क्रोमेटिन है, ठीक है,
वो कुछ कुछ जगह पे जाके स्वॉलन एंड्स बना लेते हैं, स्वॉलन हो जाते हैं, ठीक है। ये मान लो ये है, इसको हम क्या बोलते हैं फिर, ये थोड़ा कम दिखा है, हाँ, इसको हम बोलते हैं क्रोमोमेयर्स। तो क्रोमोमेयर्स कहाँ पे अपीयर होते हैं, ये होते हैं लैप्टोटीन स्टेज में, जो कि कुछ और नहीं है, जो ये स्ट्रिंग है इसी का स्वॉलन पार्ट है, स्वॉलन एरिया है, जिसको हम क्रोमोमेयर कह रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फिर ये इसी स्टेज में क्या होता है, ये क्रोमोमेयर्स जो हैं ये कंडेंस होना, आपस में चिपकना कर स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कंडेंस होना, क्योंकि उनको बेसिकली बाद में जाके क्रोमोसोम्स ही बनाने हैं। तो ये किस तरह से अरेंज हो जाते हैं, ये इस तरह से अरेंज होने लग जाते हैं कुछ सेल्स में। ये जो बेस है ना इनका, ये पेरीफेरी जो है, सॉरी, पेरीफेरी पे जाके अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टेज होती है बुके लाइक होती है, ऐसा लगता है फूलों का गुलदस्ता है एनिमल सेल्स के अंदर, तो इसको हम बुके स्टेज भी बोलते हैं। लैप्टोटीन के अंदर ही है ये, जो क्रोमोमेयर्स या क्रोमोसोम होते हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं पेरीफेरी पे कि वो बुके लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो इसको हम बुके स्टेज भी बोलते हैं लैप्टोटीन में ही, ठीक है। फिर हम कहाँ पे आएंगे, जाइगोटीन स्टेज पे आएंगे। एक मिनट, इस अब आप अच्छे से देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे लैप्टोटीन में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि हल्के हल्के डिसअपियर होना शुरू हो गई है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम भी स्टार्ट हो गया है। अब इसमें देखो बेटा क्या होता है, डिप्लॉयड होते हैं क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड। अब इसमें आपको दिख रहा होगा एक ब्लू कलर के हैं और एक किस तरह का है, एक ये सेंट्रोमियर भी आप देख सकते हैं, इसके बीच में 2 सेंट्रोमियर है, राइट। इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों, बिकॉज एक जो है वो फादर से आता है एंड द अदर वन इज़ फ्रॉम द मदर, तो एक पैटर्नल होता है एंड एक मैटर्नल क्रोमोसोम होता है, और इनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये जो है इनकी जो ये आर्म्स हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, जैसे कि एक मिनट दूसरे वाले उस पे आते हैं, इस पे देख लेते हैं, यहाँ पे है ये एंड द अदर वन इज, तो ये किस तरह, ये क्या हुए, इसको नंबरिंग देते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये क्या है, ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जिनका फंक्शन डिफरेंट होता है बट स्ट्रक्चरली वो सिमिलर होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये क्रोमैटिड्स जो हैं, जो ये साथ में 1 और 2, ये क्या कहलाएंगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स, यहाँ लिख देती हूँ 1 एंड 2, और यहाँ पे कौन सी है 3 एंड 4, दीज आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स, फाइन। वहीं अगर मैं 1 और 3 या 2 और 4 की बात करूं, मतलब इनके दोनों के पेयर बनाऊं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो ये दो जो है ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इनकी जो ये आर्म्स हैं इनको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, और अगर दूसरी आर्म इस आर्म के साथ अगर हम रखें तो उनको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब अपनी वापस पिक्चर पे आते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब हम जाते हैं जाइगोटीन में। जाइगोटीन स्टेज में क्या क्या होता है, जाइगोटीन में देखो बेटा, अब यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपने अपने जो पेयर्स हैं जो अपने जैसे हैं, जैसे कि 1 जो है वो 1 के साथ, 2 जो है वो 2 के साथ जुड़ना स्टार्ट कर देंगे, जुड़ना स्टार्ट कर देंगे, आपस में चिपकना स्टार्ट कर देंगे, कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चिपकन जो होता है जिससे अटैच होते हैं उसको हम, वो न्यूक्लियो प्रोटीन, बेसिकली वो प्रोटीन ही होता है जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, इनके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन। ये आप इस पिक्चर से अच्छे से समझ सकते हैं, ये देखिए, ठीक है।
सिस्टर क्रोमैटिड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और ये वाले सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं इसके अंदर। तो ये दो क्या हुए, बीच में ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जो है आपस में आके जुड़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये आपस में चिपकना, जिससे चिपके होंगे वो क्या होता है, वो बेसिकली प्रोटीन ही होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन एक तरह का। ठीक है, और इस होमोलोगस क्रोमोसोम के अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, मतलब प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनैप्सिस। इनके बीच में जो चिपकन है उसकी बात कर रहे हैं हम। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मतलब दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनका चिपकने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं सिनैप्सिस। और ये सिनैप्सिस जिससे बना होता है, ये सिनैप्सिस जिससे बना होता है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो समझ में आया, जो ये प्रोसेस हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम के स्टिकिंग का या जुड़ने का, उसको हम बोलते हैं सिनैप्सिस। और जो ये जुड़ के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। लेटरली ये आर्म्स जुड़ते हैं आपस में, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे अब, बाइवेलेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंस, ये जुड़ रहे हैं आपस में। ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनैप्सिस हो रहा है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। सिनैप्सिस जो है प्रोसेस है, और जो इन्होंने बनाया ये जो जॉइंट, जो गठबंधन जो इन्होंने किया, उसको हम बोलेंगे सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और ये सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाने वाले क्रोमोसोम्स को हम बाइवेलेंट भी बोलते हैं, बिकॉज पेयर ही तो है ये, क्रोमोसोम्स फॉर्म पेयर ही तो बना रहे हैं, पेयर तो बाइवेलेंट। अगर हम क्रोमोसोम के नंबर के हिसाब से देख रहे हैं तो बाइवेलेंट है ये, ठीक है, दो क्रोमोसोम आके जुड़ रहे हैं। बट अगर हम क्रोमैटिड्स के टर्म्स में देखें तो यहाँ पे कितने आर्म्स हैं, हमें कितने आर्म्स दिख रहे हैं, 4। अभी मैंने काउंटिंग भी की थी, तो इनको टेट्राड्स भी बोलते हैं। अगर हम इसके रेफरेंस में बात करें, क्रोमैटिड्स के रेफरेंस में बात करें, तो इसको हम टेट्राड बोलेंगे क्योंकि 4 आर्म्स हैं। अगर क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम एक ये है, एक ये है, 2 पेयर है, तो इसको हम बाइवेलेंट बोलेंगे। फाइन। तो अगर बाइवेलेंट के बारे में क्वेश्चन आता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सिनैप्सिस फॉर्मेशन या सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं, तो वो जाइगोटीन स्टेज के अंदर होता है। ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं, जाइगोटीन स्टेज के अंदर, जो कि हमें विजिबल कहाँ होगी, पेकाइटिन में, ठीक है। आगे वाली स्टेज में बनता यहाँ है, जो अच्छे से दिखेगा वो पेकाइटिन की स्टेज में दिखेगा। बट पेकाइटिन अगर हमसे पूछा जाए कि फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है सिनैप्सिस का, सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है, तो वो जाइगोटीन स्टेज है। फाइन, इतना क्लियर। इसमें और देख लेते हैं जाइगोटीन। देखो, दो जो सेंट्रोल्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर गई हैं। यहाँ पे हमारे पास कंडेंस्ड हो चुके हैं क्रोमोसोम्स, उन्होंने बाइवेलेंट बना लिया है। अब हम चलते हैं पेकाइटिन स्टेज में। पेकाइटिन स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे बहुत एक सिग्निफिकेंट प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होता है, अब वो किस तरह से होगा जो इसके अंदर होता है, ये पिक्चर देख सकते हो आप, बहुत अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पे काइनेटिकोर्स हैं, प्रोटीन डिस्क्स, दीज आर द सेंट्रोमियर जहाँ से ये जुड़े हुए हैं, और ये है हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम, ये वाले, ठीक है। पेकाइटिन में क्या होगा, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। बेसिकली 3 या 4 बेसिक एंजाइम होते हैं जो यहाँ पे पार्ट लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म होता है रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे होता है रिकॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो आते हैं। पहले क्या होगा,
हमारे पास किस स्टेज में है अभी क्रोमोसोम? सिनेप्सिस हुआ है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, ठीक है। एक ये है, ये अलग अलग तो है, ठीक है। और एक है हमारे पास ये आम थोड़ी इधर है, एक मिनट। इसके बीच में क्या है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, फाइन। यहाँ पे क्या होगा? यहीं पे सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस जो है वो अपना काम स्टार्ट करेगा। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? वो इसे इसी प्लेस से तोड़ेगा। यहाँ पे देखो, ये और ये एंड्स पे, टर्मिनल भी हो सकता है, इंटरस्टिशियल भी हो सकता है, बट हम टर्मिनल लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है? ब्रेक करना, ठीक है। कोई भी एंजाइम, अगर हम एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो वो किसी भी सेक्शन को ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, तो वो यहाँ से इस जो पार्ट है इसको ब्रेक करेगा। और इस ब्रेकिंग को हम क्या बोलते हैं? निकिंग। निकिंग, इस ब्रेकिंग को हम क्या बोलते हैं? निकिंग। जब वो ब्रेक करेगा तो किस तरह से हो जाएगी कंडीशन? फिर ये है हमारे पास एक, ठीक है, और एक है हमारे पास ये। ब्रेक किया तो एक मिनट, ये इस तरफ आ जाएगा और इसका थोड़ा पार्ट इस तरफ आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ब्रेक किया हुआ पार्ट है इसका एंड इस वाले होमोलोगस क्रोमोसोम का, फाइन। ये कौन कर रहा है? इस अनविंडेज, यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है? अनविंडेज। पहले था एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पे है अनविंडेज, ठीक है। ये अनविंडेज कर रहा है, जो ये आगे क्लोज लाके इनको यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, एंड जो टूटा हुआ था, बिकॉज तोड़ा था एंडोन्यूक्लियस ने पार्ट, वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या होगा? एनविंडेज के बाद दूसरा एंजाइम आएगा, क्योंकि टूटा हुआ पार्ट है हमारे पास, अब हम उसे टूटा हुआ तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो जोड़ने का भी काम कोई करेगा, जो कि लाइगेज करता है। ये आपको पता होना चाहिए, लाइगेज जो एंजाइम है वो डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये तो यहाँ से इसका जो आधा पार्ट है वो ये वाला हो जाएगा, है ना, इस वाले क्रोमोसोम का आ गया, और इसमें थोड़ा पार्ट जो है वो इस वाले क्रोमोसोम का आ गया। तो यहाँ पे जो ये अटैचमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्याज़मेटा। ये ब्लैक आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, रेड से ही लिख देती हूँ मैं। इसको हम क्या बोलेंगे? क्याज़मा या क्याज़मेटा, ठीक है, क्याज़मेटा। बेसिकली यही होता है। और ये क्या बताता है? ये प्रूफ है, साइटोलॉजिकल प्रूफ है किसका? क्रॉसिंग ओवर का। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद रिकॉम्बिनेशन होता है, बिकॉज इसका डीएनए का कुछ पार्ट यहाँ आया है और इस वाले होमोलोगस क्रोमोसोम का उसमें गया है, तो कुछ ना कुछ रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो क्रॉसिंग ओवर कुछ नहीं है, क्रॉसिंग ओवर जो है एक प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, किसके फॉर्म में? क्रोमैटिन सेगमेंट्स। क्रोमैटिन्स, ये क्रोमैटिड्स ही तो है, तो क्रोमैटिन सेगमेंट जो है वो टूटते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। और ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, इसमें काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो वापस से रीयूनाइट होता है फिर से, जो सेपरेटेड जो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, लाइगेस या फिर आर प्रोटीन भी बोलते हैं उसको, जो जोड़ने का काम करता है टूटे हुए सेगमेंट को, ठीक है। और टूटे हुए सेगमेंट को वापस से जोड़ने का प्रोसेस क्या कहलाता है? रीएनेलिंग। क्या कहलाता है? रीएनेलिंग। एनेलिंग बेसिकली जोड़ना ही होता है, ठीक है, रीएनेलिंग। तो इस तरह से क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सेंट्रियोल्स मूव कर रहे हैं। सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यहाँ पे सिनेप्सिस होने के बाद क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हो गया है, बट अभी भी ये अटैच्ड है। ठीक है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं आपस में अटैच्ड हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये अलग होना शुरू करेगा। तो ये क्या होता है, अब हम ये डिप्लोटीन में पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली इनको डिवाइड तो होना ही है। क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है जो कि पेगाइटिन में हो रही है। अब हम आएंगे डिप्लोटीन स्टेज में। एक बार इस पिक्चर में और देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो मेन इवेंट है वो है क्रॉसिंग ओवर। दिख रहा होगा आपको, पूरी तरह से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन चुका है, सिनेप्सिस हो चुका है एंड क्रॉसिंग ओवर हुआ है। डिप्लोटीन में आके क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब जो जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें उसे अलग करना है, तो धीरे धीरे ये अलग होना शुरू होगा। बट कौन से रीजन से, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर या कियास्मेटा फॉर्म नहीं है, उस रीजन से ये क्या ऐसा होना चाहिएगा, डिज़ोल्व होना शुरू करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शली डिज़ोल्व होगा। पूरी तरह से नहीं होगा, पार्शली डिज़ोल्व होना शुरू होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिसोल्यूशन, न्यूक्लियोप्रोटीन ही था सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन कियास्मेटा की जगह से नहीं होगा, बाकी सब जगह से होगा। तो विजिबल जो है कियास्मेटा वो कहाँ होता है, वो डिप्लोटीन स्टेज में होता है, बहुत अच्छे से विजिबल, क्योंकि बाकी सारा जो एरिया है वो डिसोल्यूट होने लगता है, डिसोल्यूशन होने लगता है। सिर्फ जहाँ पे कियास्मा बना हुआ है वहाँ पे जो ये है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो चिपके रहते हैं। ये परमानेंट स्टेज नहीं होता है, ये परमानेंट जो स्ट्रक्चर होते हैं, इस टाइम पे कुछ टाइप के स्ट्रक्चर भी बनते हैं, जैसे रिंग लाइक, क्रॉस लाइक या फिर चेन लाइक, जो कि परमानेंट नहीं होते हैं, उसी टाइम तक रहते हैं। अब इसमें एक समझने वाली बात क्या है, अगर कोई बेबी गर्ल हो रही है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, तो एग्स जो है वो पहले से ही बन जाते हैं, डिप्लोटीन स्टेज में ही रहते हैं। तो एग्स जो होते हैं ना, वो डिप्लोटीन स्टेज में ही रहते हैं, रिलीज़ नहीं होते हैं। कब तक, जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आती है, यानी कि 12-14 साल तक। तो फर्स्ट एग जो रिलीज़ होगा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, वो एक्चुअली डिप्लोटीन स्टेज में ही होता है। इतनी स्टेज तक आकर वो स्टॉप हो जाता है, उसके बाद नहीं आता, डिवाइड नहीं होता है। वो कब होता है, आगे के स्टेजेस में कब जाता है, जब प्यूबर्टी आती है। और सबसे आखिरी वाला मीनोपॉज पे 40 to 45। तो ये प्रोलॉन्ग्ड डिप्लोटीन भी हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड डिप्लोटीन भी होता है कई केसेस में, जैसा मैंने आपको बताया अभी। फीमेल के केसेस में अगर कोई बेबी गर्ल हो रही है, तो उसमें जो है ये जो डिप्लोटीन स्टेज है वो कई सालों तक हो सकती है, कई सालों तक oocyte जो बन रहा है वो यही रहता है। और डिप्लोटीन के बाद ही वो, जैसे ही मैच्योर होता है बेबी गर्ल, वो मैच्योरिटी में आता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तब वो फर्स्ट एग रिलीज़ होता है। तो तब तक ये उसी स्टेज में रहता है। तो 12 से 14 साल तो वो हो गए, और सोचो मीनोपॉज वाला जो एग है वो तो वेट ही कर रहा है, 40 से 45 साल के बीच में वो रिलीज़ होता है। तो ये डिप्लोटीन स्टेज जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो सकती है, और मेटाबॉलिकली एक्टिव भी होती है। फाइन, डिसोल्यूशन हो गया भाई, अब डिवाइड ही करा देते हैं। अब डाइकाइनेसिस में हम पहुंचते हैं। डाइकाइनेसिस में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो कियास्मेटा है वो शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अब देखो ये ना कंडेंस हो रहे हैं, तो ये भी तो शॉर्ट होता जाएगा। तो जो कियास्मेटा जो है बेसिकली जो ये चिपका हुआ था जिस पार्ट से, वो भी छोटा होना शुरू करेगा, और एक टाइम पर आके वो बिल्कुल हट जाएगा, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनलाइजेशन। ओके, टर्मिनलाइजेशन होगा यहाँ पे फिर से आपको न्यूक्लियोलस जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवलप जो होगा वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है वो भी गायब हो जाएगा। तो बेसिकली जो प्रोफेज का एंड जो होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग, न्यूक्लियोलस डिसअपियरिंग, और यहाँ पे पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका है। दोनों सेंट्रियोल्स जो हैं वो अपने पोल्स पर पहुंच चुके हैं और डिवाइड होने के लिए तैयार है। अब आप देख सकते होंगे कि अभी भी यहाँ पे देखो बाइवेलेंट स्टेज में ही है, हमारे पास डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है अभी भी, जो हमें नहीं चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से हमें कहाँ जाना पड़ता है, मियोसिस सेकेंड में।
इसके बाद कौन सी स्टेज आएगी, ये है सिनेप्टिक पेयर्स। यहाँ पे देखो कैज़मेटा कितना क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, ये रहे कैज़मेटा। कैज़मेटा जो है ये बनेंगे और फाइनली क्रॉसिंग ओवर होगा इसमें। अब आते हैं हम मेटाफेज फर्स्ट में। स्पिंडल फाइबर्स कवरेज टुवर्ड्स द कन्वर्ज टुवर्ड्स द टू एंड ऑफ द जिसको हम पोल्स बोलेंगे। बाइवेलेंट अरेंज देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटर, अब इक्वेटर पे अरेंज कर लेंगे। बाइवेलेंट्स जो है हमारे पास, देर आर 2 सेंट्रोमियर्स इन ईच बाइवेलेंट, इट प्रोड्यूसेस डबल मेटाफेजिक प्लेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माइटोसिस में नहीं हुआ था। यहाँ पे कैसा होगा, जो मेटाफेजिक प्लेट जो बनती है इक्वेटर पे वो 2 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 सेंट्रोमियर हैं। ये आप देख ही चुके होंगे। एक मिनट, ये मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर में, इसमें क्लियर नहीं है। दिख रहा है यहाँ पे 2 सेंट्रोमियर हैं हमारे पास सब में। देखो 2 सेंट्रोमियर, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें इसमें अरे एक दिख रहा है, एक ये सेंट्रोमियर है, एक ये सेंट्रोमियर। अगर हमारे पास 2 सेंट्रोमियर है तो हमारे पास 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेंगी। ईच क्रोमोसोम गेट अटैच टू द स्पिंडल पोल्स बाय द क्रोमोसोम फाइबर्स और ट्रैक्टाइल फाइबर जिसको हम बोलते हैं। हर एक क्रोमोसोम जो है वो ट्रैक्टाइल फाइबर से अटैच होगा। माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे 2 ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं जो कि सेम सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ही पेयर होता है हमारे पास इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो यहाँ से 2, एक ऊपर से भी होता है, एक नीचे से भी ट्रैक्टाइल फाइबर जो है वो जुड़ा होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पेयर है तो एक इस तरह से होगा, ठीक है, एक तो ये है एंड एक ये है। तो एक यहाँ से जुड़ा होगा और एक जो है वो यहाँ से जुड़ा होगा। फाइन, तो 2 फाइबर्स होंगे जो कि ट्रैक्टाइल फिलामेंट होंगे जो जुड़े होंगे अपने अपने साइड के पोल से। देन ये मेटाफेजिक हो गया, मेटाफेज। अब आते हैं एनाफेज में। अब बेसिकली कुछ बचा नहीं है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे वो ब्रेक होंगे कनेक्शन में और सेपरेट हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं डिसजंक्शन। क्रोमोसोम्स जो होंगे उनका कनेक्शन ब्रेक होगा और वो सेपरेट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसजंक्शन। द सेपरेटेड क्रोमोसोम्स और यूनिवेलेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डायड्स। जो सेपरेटेड क्रोमोसोम्स होंगे, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, अलग अलग पोल पे, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ठीक है। कैसे होगा, इनको हम क्या बोलेंगे, डायड्स। यहाँ पे कोई इंटरजोनल फाइबर नहीं, ये इसमें इंपॉर्टेंट है लाइन, इंटरजोनल फाइबर्स नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट ही नहीं हुआ है, वो ऐसे का ऐसे ही पूरे का पूरा ही दूसरी पोल की तरफ चला गया है। पहले वाले में क्या हुआ था, माइटोसिस में क्या हुआ था, इस तरह से थे, एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर था ना वो स्प्लिट हुआ था, ठीक है, जो इनके बीच का जो सेंट्रोमियर था एक, वो स्प्लिट हुआ था। तो इंटरजोनल फाइबर्स बने थे, ठीक है, जो इनको बीच में कनेक्ट किए हुए थे। बट यहाँ पे जब हमारा सेंट्रोमियर ही स्प्लिट नहीं हुआ है, नहीं टूटा है, तो इंटरजोनल फाइबर्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वो पूरा का पूरा जो है क्रोमोसोम का जो बंच है वो ऊपर का चला गया है, अपने अपने पोल पे चला गया। टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो है अपने आप को अरेंज कर लेंगे। अब देखो कंडीशन किस तरह से होगी, इस तरह से होगी। हमारे पास डिवीजन तो है पर सेल में हमारे पास कंडीशन है ये, ठीक है, एक ये है, ये कंडीशन है। एक सेल हमारे पास यहाँ पे है, कंडीशन ये है। तो अगर हम डिवाइड कर भी देते हैं सेल को तो भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिप्लॉइड हमारे पास सेल जाने वाले हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। हैप्लॉइड चाहिए हमें, ठीक है। गेमीट्स जो है वो हैप्लॉइड, दे शुड बी, दे मेंट टू बी हैप्लॉइड। अदरवाइज प्लॉइडी जो है वो हर एक जनरेशन में बढ़ती जाएगी। अभी 46 है, उसके बाद उसका डबल हो जाएगा, देन उसके बाद जनरेशन आएगी उसका डबल हो जाएगा, फिर उसके बाद डबल हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना सेल में ना तो जगह है, और इवेंचुअली अगर ऐसी डबल होता रहा तो सेल बढ़ती जाएगी और एक टाइम पे आके बर्स्ट हो जाएगी, जो कि डेथ है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसी वजह से जो प्लॉइडी है वो सही नहीं होती है, जिसको
सही करने के लिए हमें मियोसिस सेकेंड में जाना पड़ता है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप सब दोबारा से अपीयर हो जाता है, जैसा कि माइटोसिस के एंड में होता है। बट वहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, डिवाइड होने के बाद यहाँ पे डिप्लॉइड सेल्स हैं, तो अभी डिवाइड नहीं होगा। अब ये सारी जो हमने कहानी पढ़ी है वो आप इसमें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट नोट है, प्रोफेज, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। देन उसके बाद क्या हुआ है, प्रोफेज सेकंड आया है, मेटाफेज सेकंड आया है, एनाफेज सेकंड आया, टीलोफेज सेकंड आया। अब ये हम सेकंड वाला हम पढ़ेंगे, मियोसिस सेकंड में। मियोसिस सेकंड में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, वैसा ही होता है जैसे मियोसिस फर्स्ट होता है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हैं वो अलग होती हैं। वो कैसे अलग होती हैं, यहाँ पे प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होगा, क्योंकि हमें डिवीजन कराना है तो हमें प्रोटीन और आरएनए चाहिए होगा। पर सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो पेयर है वो भी रेप्लिकेट होंगे, क्योंकि हमें अगेन डिवीजन कराना है और हमें स्पिंडल फाइबर्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पे इनका भी रेप्लिकेशन होगा। पर क्या नहीं होगा, डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें हेप्लॉइडी चाहिए, हमें प्लॉइडी सही करनी है, हमें जो डीएनए की प्लॉइडी है वो सही करनी है, वो हमें हेप्लॉइड करनी है, तो इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे डॉटर सेल्स जो है वो फॉर्म होंगे, यहाँ पे ना तो वो सिमिलर होंगे पेरेंट सेल की तरह और ना ही आपस में सिमिलर होंगे, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। डिफरेंस कहाँ से आया कि आप समझ सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है। अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ है डीएनए का तो उसमें चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, तो ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं ये, ठीक है। ये देखिए अब आप समझ सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मियोसिस सेकंड पे आते हैं। मियोसिस सेकंड में क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो है वो ईच लाइन अप हो जाएंगे मेटाफेजिक प्लेट पे, मेटाफेज में। प्रोफेज में क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा सेंट्रियोल का और स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। देन मेटाफेज में वही सेम ही होगा। एनाफेज में आगे क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो पुल करेंगे डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स को। एंड टीलोफेज में सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट, न्यूक्लियाई फॉर्म, एंड होने पे क्या होगा, 4 तरह के सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस के बाद 4 तरह के हैप्लॉइड सेल्स हमारे पास बन जाएंगे। इनको हम टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं, क्योंकि 4 सेल हो रहे हैं। और साइटोप्लाज्म जो है वो 2 तरह से डिवाइड होता है, बेसिकली सक्सेसिव और साइमल्टेनियसली। मतलब सक्सेसिव भी हो सकता है, धीरे धीरे भी फॉर्म हो सकते हैं, और साइमल्टेनियसली उसी टाइम भी टूट सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफ द डिवीजन पे फटाफट से हुआ डिवीजन और वो टूट गए 4 सेल्स में। तो ये थी पूरी मियोसिस की कहानी। सिग्निफिकेंस क्या होता है, हम मियोसिस करा क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है हमें। फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, गेमीट्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मियोसिस जो है उसी से गेमीट बनते हैं। गेमीट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं और फिर वही डिप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। तो गेमीट्स का बनना एक्चुअली लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है, तो ये ऑब्वियसली ज़रूरी है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन रखने के लिए। अगर मेंटेन नहीं रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, सेल के अंदर जो है क्रोमोसोमल मटेरियल जो है या नंबर जो है वो डबल होता जाएगा हर फर्टिलाइजेशन के बाद, हर एक डिवीजन के बाद, जो कि पॉसिबल नहीं है कि लाइफ सस्टेन कर पाए बहुत लंबे टाइम तक। डबल होता जाएगा, सेल का साइज़ बड़ा होता जाएगा और वो इवेंचुअली डेथ हो जाएगी उस सेल की, तो वो लॉन्जिटिविटी या लॉन्ग लाइफ के लिए वो खतरा है, तो वो नहीं करना है हमें। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स और वेरिएशन, यहाँ पे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, न्यू कॉम्बिनेशंस बनाता है, जिससे अलग अलग तरह के वेरिएशंस आते हैं। ऑब्वियसली आप एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते अपने फादर या मदर के, कुछ ना कुछ चेंजेस आप में आपके अंदर आते हैं जो उनको आपसे अलग बनाते हैं। येट आपका डीएनए सेम है, बट आपके अंदर कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जो वो आपके ही होते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। अगर कोई भी कॉम्बिनेशन बहुत टाइम तक चलता है तो वो क्या बुलाता है, वो म्यूटेशन कहलाता है। अगर कुछ भी अल्टरेशन हो जाता है तो वो म्यूटेशन के अंदर आता है। और एविडेंस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप को समझने के लिए भी ये बेसिक है जो हम समझ सकते हैं, ठीक है। सो ये था पूरा मियोसिस के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। प्रोफेज़ 1, इसमें प्रोफेज़ 1
जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे इवेंट्स अकर हो रहे हैं। इवेंट्स का जो स्टेजेस है वो पूछा जाता है कि कौन सा इवेंट कौन से स्टेज में हो रहा है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।